साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग MPPCS 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल 2021 को संपन्न होनी है, उसके लिए टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे यह चेतन मीना इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की यह एक अच्छी कोचिंग है, उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उस टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 9वें मंडल में। कौन से मंडल में? 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कुल वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद माना जाता है, और सबसे बाद का सबसे आखिरी वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। और ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कुल 10 है। और इसके अलावा जो आपका 10वां मंडल है, जो चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत है, वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो इतनी चीज़ों को याद रखिएगा। इसके अलावा जो यजुर्वेद है इसमें गद्य एवं पद्य होता है, अर्थात ये गद्य एवं पद्य वाला वेद माना जाता है। और जो सामवेद होता है वो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मालवा क्षेत्र में प्रचलित नाथ संप्रदाय के लोग किस कथा का गायन प्रातः काल में करते हैं? तो जो भरथरी गायन होता है इसका ये लोग प्रातः काल इसका गायन करते हैं। तो भरथरी गायन मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में तथा छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में नाथ संप्रदाय द्वारा प्रातः काल में गाया जाता है। आगे चलते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में मिलता है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अली अहमद हैं। जबकि अलबरूनी के बारे में बात करें तो अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं, और इनकी जो रचना थी किताबुल हिंद या तहकीके हिंद थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से है? तो देवपाड़ा अभिलेख का संबंध बंगाल के शासक विजयसेन से है। जबकि जो अन्य ऑप्शन में शासक दिए गए हैं इनसे संबंधित यदि अभिलेखों की बात करें तो जो ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। जबकि नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री से संबंधित है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर पंचायतन शैली का उदाहरण है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। जो खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर है ये पंचायतन शैली में बनाया गया है। इसके अलावा यहीं पे खजुराहो में ही जो कंदरिया महादेव का मंदिर है ये भी पंचायत शैली का ही उदाहरण या इस शैली में इसको बनाया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो ऋग्वैदिक कालीन सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो इसका सदानीरा का जो वर्तमान नाम है वो आपका गंडक है। क्या है? गंडक है। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, गंडक। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ और प्राचीन नदियां हैं जिनके वर्तमान नाम क्या है उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे जो घग्घर जो है, घग्घर का प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम दृश्यद्वती था। और वहीं जो गोमल है, गोमल का प्राचीन नाम गोमती था। और जो ब्यास है इसका प्राचीन नाम विपाशा था। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर क्या है? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और राहुल इनके पुत्र का नाम था। राहुल जो है इनके पुत्र का नाम था। गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है ये 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उज्जैनी नगर का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उज्जैनी नगर का जो संस्थापक है वो अच्युतगामी को, किसको? अच्युतगामी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पे याद रखिएगा अच्युतगामी जो है ये है वंश का शासक था। 9वां क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के अनुयायी सारिपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां किस स्थान पर संरक्षित की गई हैं? तो इनका जो संरक्षण है वो सांची, जो सांची स्तूप है वहां पर किया गया है। तो सांची जो है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित
एक छोटा सा गांव है। और अशोक के द्वारा निर्मित विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप भी यहीं पर स्थित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस जिले में खेल गांव का निर्माण किया जा रहा है? तो भोपाल में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी सुशीला चानू का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भिल्लम पंचम। कौन थे? भिल्लम पंचम। ये यादव वंश के संस्थापक थे, जिनकी राजधानी क्या थी? देवगिरी थी। आगे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ स्पर्श करती है? तो यहां ध्यान रखिएगा, सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ स्पर्श करती है भारत की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उज्जैन स्थित संदीपनी आश्रम जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है। किस रूप में? शिक्षा के केंद्र के रूप में। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में शस्त्रीकरण हेतु हंटर किलर नामक निम्न कक्षीय लो ऑर्बिट सैटेलाइट तंत्र का परीक्षण किया था कि मतलब अर्थात किस देश ने किया था? तो इसका परीक्षण जो है सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। और सोवियत संघ ने 1960 के दशक में हंटर किलर का परीक्षण किया था। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली जो है ये WW के संस्थापक रहे हैं, ये आविष्कारक रहे हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य पुराण से किस वंश से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती हैं? तो मत्स्य वंश से आपका जो है जो सातवाहन वंश है, कौन सा? आंध्र सातवाहन वंश, इससे संबंधित जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा मौर्य वंश की जानकारियां जो है वो विष्णु पुराण से मिलती हैं, और गुप्त वंश की जानकारियां जो हैं वो आपकी वायु पुराण से मिलती हैं। तो मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण, गुप्त वंश की वायु पुराण, और आंध्र सातवाहन वंश की मत्स्य पुराण से मिलती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। एक सेकेंड, यह है क्वेश्चन नंबर 18। सगुन पोर्टल किससे संबंधित है? तो सगुन पोर्टल जो है ये आपका ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है, जो कि स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु इस पोर्टल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकारों में से हैं, मतलब इसके प्रकारों में क्या क्या शामिल हैं? तो इसके प्रकारों में रिएक्टिव मशीन, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, ये सभी के सभी चीजें इसमें शामिल हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस का संबंध किससे है? तो डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस का संबंध जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। किससे है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। और सन 1956 में द डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को जानकारी दी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, कालिदास की साहित्यिक कृति इसमें से कौन सी नहीं है? तो मृच्छकटिकम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम। तो इसमें से मृच्छकटिकम जो है ये इनकी साहित्यिक कृति नहीं है, जबकि तीनों जो है वो कालिदास की ही कृति है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोहतांग दर्रा स्थित है? तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब जब हमने दर्रे की बात की है तो कुछ और जो प्रमुख दर्रे हैं उनके नाम भी आप एक बार सुन लीजिए। जैसे यदि हम जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों में काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, ये सब के सब जो हैं जम्मू कश्मीर में हैं। और जो जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा है ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है, जबकि जो बनिहाल दर्रा है इसी में से जो जवाहर सुरंग है इसी से होकर के गुजरती है। अब यदि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करें तो इसमें आपका सिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा जिसकी चर्चा हम लोगों ने की है, इसके अलावा बड़ा लाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। अब यदि उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो इसमें 3 महत्वपूर्ण हैं, लिपलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। लिपलेख, माना, नीति, ये 3 हैं। इसके अलावा आपका उत्तराखंड में मुलिंगला नामक दर्रा भी है। अब सिक्किम के दर्रों की बात करें तो सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जैलेपला दर्रा। जबकि अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो इसमें बोमिडाला दर्रा, यांग्याप दर्रा,
दीफू दर्रा, पांगसाण दर्रा, बूमला दर्रा और सेला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि जो तुजू दर्रा है वो आपका मणिपुर में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं। अब यदि आप पश्चिम घाट में चले जाएंगे, पश्चिम घाट के दर्रों की बात करेंगे तो वहाँ पे 4 मेन दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोट। इनको उत्तर से दक्षिण यही क्रम लगाइएगा। सबसे ऊपर उत्तर में थाल घाट है, फिर उसके बाद उसके साउथ में भोर और उससे साउथ में पाल घाट और फिर सिनकोटा है। थाल घाट नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग यहाँ से गुजरता है। भोर घाट मुंबई एवं पुणे के मध्य में मतलब इसको जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर एवं कोच्चिन को जोड़ने का कार्य करता है और सिनकोटा त्रिवेंद्रम एवं मदुरै के बीच का संपर्क है, मतलब केरल और तमिलनाडु का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये जो है बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त योजना है। अगला क्वेश्चन है 25, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? तो बिग बैंग थ्योरी के जो प्रवर्तक थे जॉर्ज लेमेत्रे थे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंडर या जॉर्ज लेमेत्रे थे, और इन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। जबकि रॉबर्ट बैगनर, जो यहाँ पे डी ऑप्शन रॉबर्ट बैगनर, इन्होंने इसकी व्याख्या की थी। और थोड़ा सा बाण सागर परियोजना जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ी चर्चा और कर लें। तो बाण सागर परियोजना का आरंभ जो है 14 जुलाई 1978 1978 में हुआ था, और इसका मुख्य बांध जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्न में से कौन संभववाद विचारधारा के समर्थक रहे हैं? तो इसमें से बाइडल, डी ला ब्लास जो हैं ये संभववाद विचारधारा के समर्थक रहे हैं। जबकि अन्य जो हैं, जो 3 ऑप्शन हैं, रिटर, एलन स्टैम्पुल और रैटजेल, ये तीनों ही निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे। निश्चयवाद अर्थात डिटरमिनिज्म आइडियोलॉजी, ठीक है। और संभववाद में क्या होता है? पॉसिबिलिज्म होता है, पॉसिबिलिज्म आइडियोलॉजी। आगे चलते हैं। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है? तो जो अरुण है, अरुण नामक, जिसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, ये जो आपका है लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। तो क्यों कहलाता है? क्योंकि अरुण या यूरेनस ग्रह सूर्य की ओर अत्यधिक झुका होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। अगला है उपसौर की घटना। उपसौर जिसे इंग्लिश में प्री हेलियन कहते हैं। तो इस घटना कब होती है? देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक उपसौर होता है, दूसरा अपसौर होता है। उपसौर को प्रीहेलियन कहते हैं और अपसौर को अपहेलियन कहते हैं। ये क्या बताता है? ये सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस को बताता है। जब सूर्य जो ये पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है पूरे वर्ष में, तो एक टाइम ऐसा आता है जब सूर्य मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम डिस्टेंस पे होती है। तो एक टाइम मिनिमम डिस्टेंस होता है, एक टाइम पे अधिकतम डिस्टेंस होता है। जब मान लीजिए ये आपका सूर्य है और ये पृथ्वी का आर्बिट है परवलयाकार, तो एक टाइम पे क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे धरती है तो ये मिनिमम डिस्टेंस है, और यहाँ पे अगर धरती है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो जब मिनिमम डिस्टेंस होती है तो उसे ही उपसौर कहा जाता है, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है इसे अपसौर कहा जाता है। उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जिस ट्रिक से मैंने इसको याद रखा हुआ है कि 3 जनवरी पहले आएगा ना, तो जो पहले आएगा मतलब डिस्टेंस कम हो गया, और जो बाद में आएगा 4 जुलाई बाद में आएगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी। मतलब 3 जनवरी को उपसौर की घटना होगी जब सूर्य के नज़दीक पृथ्वी होगा, और 4 जुलाई को दोनों के बीच डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब अपसौर की घटना होगी। आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्रोम्बोली, जो ज्वालामुखी है, इसको कहा जाता है स्ट्रोम्बोली। तो स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर के तट पर स्थित है, और ये इटली का ही एक लिपरी द्वीप है, वहाँ पर यह स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है सवाना उष्णकटिबंध जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों का नाम, सवाना उष्णकटिबंध घास के मैदानों का नाम कहाँ पर है ये? तो ये अफ्रीका में जो घास के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सवाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सवाना, अफ्रीका में कहा जाता है, ठीक है।
इसके अलावा जो सूडान है, अफ्रीका में ही सूडान, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को दो नामों से जानते हैं, सवाना भी कहते हैं और पार्कलैंड भी कहते हैं। तो ये तो हमने अफ्रीका की बात की। इसके अलावा आपके कोलंबिया और वेनेजुला में, दक्षिण अमेरिका के दो देश हैं कोलंबिया और वेनेजुला, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं। जबकि दक्षिणी अमेरिका का ही एक देश है ब्राजील, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं। ये तो बात हुई उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। अब यदि हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें कि किस देश में इसको किस नाम से जानते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि अमेरिका अर्थात यूएसए और कनाडा में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, जबकि रूस में स्टेपी कहते हैं, साउथ अफ्रीका में बेल्ट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं और साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका में पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। तो पंपास आपका कहाँ मिलेगा? पंपास जो साउथ अमेरिका में है, अर्जेंटीना के साइड में पंपास मिलते हैं। पंपास के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान मिलते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने वाले व्यक्ति कौन से हैं? तो अपा शेरपा ये सबसे अधिक बार यहाँ पर चढ़े हैं। और कितनी बार चढ़े हैं? ये कुल 21 बार जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। और जो जुंको तवाई हैं, ये जापान की महिला पर्वतारोही रही हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला रही हैं। आगे चलते हैं। हर्मिट किंगडम के रूप में जाना जाता है किसको? तो हर्मिट किंगडम के रूप में कोरिया को जाना जाता है। कोरिया जिसमें उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया आते हैं। अगला है बसामन मामा गोवंश वन्यजीव विहार मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो ये यहाँ के रीवा, कहाँ पे? रीवा जिले में स्थित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम दैनिक पत्र नवजीवन का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1939 में होता है। कब से? 1939 में। अगला प्रश्न, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका वो किलायु है। कौन सा है? वो आपका किलायु है। और ये यदि आप कहें कि किलाउ है, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, एक है माउंट ओजास डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना का है और ये अर्जेंटीना में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी और ये हाईएस्ट एक्टिव, मतलब ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, सबसे ऊंचा आपका सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? माउंट ओजास डेल सलाडो। तो इस चीज को यहां पर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतराल को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, मतलब जो जगह होती है, इसे दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? पास या दर्रा कहते हैं। जैसे कि आपका रोहतांग दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, ये सब हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात की थी, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, ये सब क्या है? जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एडवांस इन रोबोटिक्स कार्यक्रम का आयोजन वर्ष 2019 में कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन 2019 में चेन्नई में हुआ था। 2020 में चूंकि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन था। 2021 में अर्थात इस वर्ष इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रस्तावित है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की भौतिक संरचना को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो यहाँ की जो भौतिक संरचना है इसको 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। तो मध्य प्रदेश को भौतिक संरचना एवं उच्चावच के आधार पर 3 बृहद प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। पहला उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश है, जिसे सेंट्रल हाईलैंड इंग्लिश में कहेंगे। दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, सतपुड़ा मैकाल रेंज। और तीसरा है बघेल पठार, ठीक है, या बघेल खंड प्लेटू कह सकते हैं। तो ये इन 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है या भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान किस क्षेत्र में अंकित किया गया है? तो यह विदिशा में अंकित किया गया। कहाँ पे? विदिशा में। तो वर्ष 1995 में विदिशा के गंज बसौदा में 48.9 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया था। आगे देखें। अगला प्रश्न, जब आप अजयगढ़ के किले पर जाते हैं तो आप किस नदी को देख सकते हैं? तो यहाँ पर आप केन नदी को देख सकते हैं। अजयगढ़ का किला पन्ना जिले में स्थित है।
अजयगढ़ के किले की खजुराहो मंदिर से तुलना के कारण इसे मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ खजुराहो किस किले को कहते हैं, तो अजयगढ़ किले को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में वैश्य टेकरी कहाँ स्थित है? तो वैश्य टेकरी जो है आपका उज्जैन में स्थित है। कहाँ पे? उज्जैन में। यह एक टीले के रूप में है जहां से एक विशाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनका संबंध सम्राट अशोक से है और यह सांची के स्तूप से भी पुराने हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कमलापति पैलेस जो है ये कहाँ स्थित है? तो कमलापति पैलेस जो है ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पे? भोपाल में स्थित है। और यह महल परमार कालीन वास्तु एवं स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है। इसका निर्माण रानी कमलापति ने करवाया था। तो याद रखिए किस वंश से संबंधित है? ये परमार वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं स्थित हैं। तो बिलोवा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो बिलोवा की गुफाएं जो हैं आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे? ग्वालियर में। तो ग्वालियर में जो बिलोवा की गुफाएं ये शैलकृत शैव प्रतिमाएं हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो 44 को देखें, खरबूजा महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो खरबूजा महल जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। बुरहानपुर में स्थित बिल्किस बेगम के मकबरे को भी खरबूजा महल कहा जाता है, लेकिन खरबूजा महल है कहाँ पे? तो ये धार जिला में, मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, पंचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो पंचमढ़ी जो है ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है और महादेव पहाड़ियां नर्मदा और तापी नदियों के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों का कुछ श्रेणीबद्ध किया गया है? तो ये जो किया गया है वो अनुसूची 5 में किया गया। किसमें? अनुसूची 5 में। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्य के आदिवासी इलाके आते हैं, जबकि जो अनुसूची 6 है इसमें असम, इसमें 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों को, आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इन चारों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों को श्रेणीबद्ध किया गया है अनुसूची 5 में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोहासुर किस जनजाति का प्रमुख देवता है? तो लोहासुर जो है ये अगरिया जनजाति के प्रमुख देवता हैं। लोहासुर का निवास धधकती हुई भट्टियों में माना जाता है और अगरिया लोग इन्हें काली मुर्गे की भेंट चढ़ाते हैं और इनका प्रिय भोजन क्या है? सुअर है, सुअर का मांस है। सोफिया नामक रोबोट को किस देश के द्वारा अपनी नागरिकता प्रदान की गई? तो इसको सऊदी अरब के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है। सऊदी अरब द्वारा सोफिया को वर्ष 2017 में अपने देश की नागरिकता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नायका नामक ई कॉमर्स कंपनी के संस्थापक हैं? तो इसके संस्थापक हैं आपके फाल्गुनी नायर हैं, जो कि कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी की पूर्व एमडी भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, जंगलियों के भी जंगली किसे कहा जाता है? तो जंगलियों के भी जंगली ये भारिया जो भारिया जनजाति होती है इसे कहा जाता है, अर्थात सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा सा भारी एक बार हम और देखें, 1981 की जनगणना में पातालकोट के भारियाओं को जंगलियों के भी जंगली नाम से संबोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 51, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध भवन चार्ल्स कोरिया के निर्देशन में डिजाइन किया गया था? तो इसमें भारत भवन भोपाल, जवाहर कला केंद्र जयपुर, गांधी मेमोरियल अहमदाबाद, ये सभी के सभी इन्हीं के निर्देशन में इनको डिजाइन किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यवधि कब से कब तक थी? तो 1956 से 57 की कार्यवधि थी। राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप मध्य प्रदेश की चारों विधानसभाएं, विंध्य प्रदेश विधानसभा, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा जो कि ग्वालियर में था, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा एक विधानसभा में समाहित हो गई। अतः 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा बैठती है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम महिला सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थी? तो प्रथम महिला प्रोटेम स्पीकर श्रीमती जमुना देवी थी। कौन थी? श्रीमती जमुना देवी। श्रीमती जमुना देवी लगातार 12वीं और 13वीं विधानसभा की प्रोटेम स्पीकर थी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं उम्मीदवार विजयी रहीं? तो इसमें कुल 15 महिला उम्मीदवार विजयी रही। कुल 36 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 15 जो हैं
विजयी हुई थी। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? यहाँ पे कुल 3 बार अब तक लग चुका है। कब कब? 1977 में लगा है, 1977 में, 1980 में लगा है और फिर 1992 में लगा है। ठीक है, तो 3 बार ये आपका राष्ट्रीय आपात भी यहाँ पे लगा है, मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 56 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों की आबादी 10 लाख से अधिक है? तो यहाँ के 40 जिलों की जो आबादी है वो 10 लाख से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। 55 है आपका, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहाँ स्थित है? तो रेलवे कोच कारखाना मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा राजकीय राजमार्ग कौन है जो कि स्टेट द्वारा बनवाया जाता है? तो SH-29 है। यह उत्तर प्रदेश के जैतपुर से मेहगांव, भिंड, दतिया, पिछोर, मुंगावली, विदिशा होते हुए छिंदवाड़ा तक जाती है। आगे देखते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था, कब रखा गया था? तो सर्वप्रथम 1934 में रखा गया था। कैसे रखा गया था इसको? तो उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया में भारत हेतु 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है कि केला जो उद्योग है ये निम्न से किस देश की सहायता से इसको स्थापित किया गया था? तो इसको जर्मनी की सहायता से, किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। और यहाँ याद रखिएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला उद्योग विदेशों के सहायता से स्थापित किए थे। कब किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या रहता है? 1956 से लेकर के 61 तक। ठीक है, तो यहाँ कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र, इसको भोपाल में स्थापित किया गया सोवियत संघ की सहायता से, जबकि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा वाला जो है ये पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में जो स्थित है ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। ठीक है, जबकि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना चलती है 1961 से आपका 66 तक, तो इसमें बोकारो स्टील प्लांट जो कि बिहार का है ये सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था? तो 1975 में किया गया था, 1975 में। अगला है 10 लाख कुआं योजना प्रारंभ की गई थी। तो 10 लाख कुआं योजना 1988 में प्रारंभ की गई थी, 88-89 में यह योजना प्रारंभ हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये जनवरी 2015 में, एग्जैक्ट डेट क्या थी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई बने थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि कानून के समान संरक्षण अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह वाक्य अमेरिका से लिया गया है। यदि आप अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे, संविधान का अनुच्छेद 14, तो यहाँ पे 2 चीज़ों की बात की है। एक कानून के समान संरक्षण की बात की है, अर्थात इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की है। दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के पहले ही आप समानता दीजिए, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, और एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अर्थात कानून समझ संरक्षण जो है ये अमेरिका से लिया गया है, जबकि इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। आगे चलते हैं, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया? तो यह मांग मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? तो कुल 13 समितियां नियुक्त की गई थीं। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान का जो भाग 21 है, कौन सा भाग? 21 जो है, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों में को बात की गई, और इसमें आपका अनुच्छेद 371 भी शामिल है। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि जो है वो देवनागरी होगी?
तो अनुच्छेद 343 में। बाकी जो अन्य 3 इसमें आर्टिकल दिए गए हैं उसको भी आप बेयर एक्ट से एक बार देख जरूर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। कारण तो इसमें सबके सब हैं, पारिस्थितिक असंतुलन के, वनमूलन है, मरुस्थलीकरण, वर्षा की परिवर्तनता, बाढ़ एवं अकाल। तो इसमें हमें सबसे महत्वपूर्ण कारण बताना है, तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो वनोन्मूलन है, अर्थात डिफॉरेस्टेशन है। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनता भी इसके गौण कारण के रूप में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पे देखें। निम्नांकित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए नाइट्रोजन गैस प्रयोग की जाती है। अब यह प्रश्न उठता है कि यह XC2 भला क्या है। तो XC2 संरक्षण एक संरक्षण की एक प्रणाली है जिसके तहत वनस्पतियों, जानवरों की विलुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक जगह पर किया जाता है। तो जब उनके मूल आवास से कहीं से हटा कर किया जाता है, कहीं अन्य जगह पर किया जाता है, तो इसे XC2 कहते हैं। और जब जहां वो पाए जाते हैं, जैसे कि शेर है, शेर जंगल में जहां पाया जाता है उसका संरक्षण यदि वहीं पे करेंगे तो वो InC2 हो जाएगा। और यदि उसको किसी चिड़ियाघर में ला करेंगे तो उसे XC2 कहेंगे। आगे चलते हैं। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है। तो फूलों की घाटी जो है ये आपके उत्तराखंड में, कहाँ पर है, उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड में कहाँ पे, चमोली जिले में। अगला है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा की गई थी। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने की थी 1824 में। कब की थी, 1824 में की थी। आगे चलते हैं। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक पक्ष में 4-4 खिलाड़ी होते हैं। इसके अलावा वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, जबकि खो खो और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, और वाटर पोलो एवं नेटबॉल में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तो इस अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण जो है मेघदूतम में किया गया है। किस में किया गया है, मेघदूतम में किया गया है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में हिंदी और उर्दू में एक साथ प्रकाशित होने वाला प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था। तो मालवा अखबार था। कौन सा था, मालवा अखबार था। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव कौन बना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का पहला सचिव जो है वो आपके MG के मेनन। कौन बने हैं, MG के मेनन को बनाया गया है। अगला है रोगी के होठों का बीच से कट जाना, तालू में दरार हो जाना किस सिंड्रोम के कारण होता है। तो यह पटाऊ सिंड्रोम जो होता है उसकी वजह से होता है। इसके अलावा जो टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम ये स्त्रियों में गुणसूत्र की कमी से संबंधित है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम यह पुरुषों में गुणसूत्र की कमी से संबंधित है, इसमें नपुंसकता हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम जो है ये मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी मेढ़ी, जीव और मोटी अनियमित शरीर, ये सब चीजें हो जाती हैं डाउन सिंड्रोम की वजह से। अगला प्रश्न है रेबीज बीमारी के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसके लक्षणों में क्या होता है, रोगी पागल हो जाता है तथा उसकी जीभ बाहर निकल जाती है, या जीभ बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन देखें 80। निम्न में से किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों को टाइकोनाइटस के नाम से जाना जाता है। तो जो चाइना के जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन्हें टाइकोनाइटस के नाम से जानते हैं, जबकि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। और रूस के जो होते हैं उन्हें कोस्मोनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोस्मोनाइट्स कहते हैं। अगला है भारत का प्रथम हवा से हवा मतलब एयर टू एयर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है। तो जो अस्त्र प्रक्षेपास्त्र है ये मध्यम दूरी का एयर टू एयर मार करने वाली स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रक्षेपास्त्र है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है समय मापने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है। तो समय मापने वाले विज्ञान को होरोलॉजी कहते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, समय मापने वाले विज्ञान को होरोलॉजी कहते हैं। जो अन्य इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है उसकी बात करें तो ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एस्थेटिक्स में इसमें सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं। हाइड्रोपैथी में इसमें पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। अगला है आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया। तो इसे 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। आरोग्य सेतु
कोविड-19 के से बचाव के लिए इसको लॉन्च किया गया था। आगे चलते हैं, किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे पासवर्ड, नाम, जन्मतिथि, पिन आदि। तो ये जो इस प्रकार का साइबर अटैक होता है या जो हैकिंग होती है, इसे फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूसंचार उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश के गुना, कहाँ पे? गुना जिले में स्थित है। अगला है, पंचायतों का चुनाव इनमें से किसके द्वारा कराया जाता है? तो पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। अगला है, सांसदों की योग्यता संबंधी प्रश्न पर निर्णय कौन देता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्णय दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो एम.एन. वेंकट चलैया रहे हैं, एस. राजेंद्र बाबू रहे हैं, ए.एस. आनंद रहे हैं, जबकि बीरेंद्र दयाल जो हैं ये इसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष समेत कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें अध्यक्ष के साथ मिलाकर के कुल 6 सदस्य होते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष इनमें से कौन सी हैं? तो जो शोभा ओझा हैं वो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन प्रथम गठन जो है राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 23 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत किया गया था। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसको संवैधानिक दर्जा सन 2003 में दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन सा दर्जा मिलता है? तो इसे राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है। प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त इनमें से कौन सी थी? तो इनमें से दीपक संधू थी, जो कि प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त रही हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब की गई? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में की गई थी। और 1894 में सारखोन नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनेटर उपाधि किस खिलाड़ी को दी गई है? तो यह उपाधि हरभजन सिंह को दी गई है, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिन गेंदबाज व पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर ये तैनात हैं वर्तमान में। अगला है, गोल्फ खेल से संबंधित वह समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे टी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान 116वां रहा है। और चीज़ देखें तो 116वां कैसे आया है? कुल पूंजी सूचकांक में कुल 174 देशों को रैंकिंग दी गई, इसमें 174 में से वो 116वां, मतलब काफ़ी खराब रैंकिंग है। और नंबर 1 पर कौन है? सबसे अच्छी रैंकिंग इसकी सिंगापुर की है, तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। आगे देखते हैं, वर्तमान में राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न में दी जाने वाली राशि कितनी है? तो इस समय वर्तमान में कुल 25 लाख दिया जाता है, क्योंकि अगस्त 2020 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त कौन किए गए हैं? मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह बैंस को किया गया है। इकबाल सिंह बैंस या मध्य प्रदेश के 33वें मुख्य सचिव होंगे जिन्होंने एम गोपाल रेड्डी का स्थान लिया, मतलब इनके पहले एम गोपाल रेड्डी इस पद पर कार्यभार देख रहे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए पूरी व्याख्या के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।